चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब तक हमने प्रीवियस क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स किए थे इसके। अब ये हमारे पास है तीसरा न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इस चैप्टर के, एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है, तो जरा गौर से समझिएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। 2 कर चुके हैं जी, ये तीसरा हमारे पास है न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं जी, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसी को ही हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ठीक है जी। और अगर हम एक्सप्लेन भी किया था मैंने आपको किस फॉर्मूले के तहत हम इसको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और इसके 2 यूनिट हम रखते हैं जी, या तो टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम वेबर पर मीटर स्क्वायर रखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हम उसको फ्लक्स डेंसिटी कह रहे हैं, हालांकि है वो मैग्नेटिक फील्ड ही। और अगर टेस्ला रखते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, बात एक ही है। आप फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हो, यूनिट आप इसका टेस्ला लिखो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, कोई मसला नहीं होता। तो फ्लक्स डेंसिटी आपसे कह रहे हैं जी, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी यानी बी जो है वो क्या होगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर। आपके पास एक लंबा सा कंडक्टर मौजूद है, ये लिखा हुआ जी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। आपके पास एक लंबा सा कंडक्टर मौजूद है और उस कंडक्टर में से 6.5 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। अगर हम इसको डायग्राम में बनाएं तो ये हमारे पास कंडक्टर हो गया और इसमें से करंट गुजर रहा है जी, सपोज करें ऐसे ये करंट गुजर रहा है। अब हम जानते हैं जी कि अगर इसमें से करंट गुजर रहा होगा तो ऐसे सर्किल्स की शेप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। सर्किल्स होते हैं जी, और बहुत सारे सर्किल्स बनते हैं जी। हमसे जो सर्किल हमसे जिस डिस्टेंस पर फ्लक्स डेंसिटी मालूम की जाने को कहा जा रहा है वो है 0.1 मीटर। यानी सपोज कर ले जी, यहाँ वो पॉइंट है जी, इस पॉइंट पर ए पॉइंट कह लेते हैं, इस पॉइंट पर हमें फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है और ये कितना फासले पर है, ये है जी 0.1। इनको इसको हम कहते हैं आर। तो एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, जैसे करंट गुजर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, बहुत सारे सर्किल्स बनेंगे। हमारे पास डिस्टेंस है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर पर जो पॉइंट बनता है उस पर हमें फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है। तो हमने ये कंडक्टर बना लिया, हमने सर्किल बनाया 0.1 मीटर आर, और इस ए पॉइंट पर हमें फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है। डेटा लिखते हैं जी, फ्लक्स डेंसिटी हमें मालूम करनी है, रेडियस यानी कि डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, 0.1 मीटर है, जबकि कितना करंट गुजर रहा है, आई कितना है हमारे पास 6.5 एम्पियर। ठीक है जी, ये अभी यहां तक से लेके यहां तक की बात की है मैंने। ठीक है जी, तो अब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, देंगे व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर। फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, 0.1 मीटर डिस्टेंस पर, कहां से, फ्रॉम एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है 6.5 एम्पियर। ये हमारे पास अभी फिलहाल यहां तक का डेटा है। आई होप यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि एक कंडक्टर है उसमें से करंट गुजर रहा है, 0.1 मीटर फासले पर आपने ए पॉइंट ले लिया, इस ए पॉइंट पर आपको बी मालूम करना है, बी मालूम करना है। अच्छा जी, अगर हमारे पास एक कंडक्टर होता है और सर्किल्स के अंदर उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बॉयट एंड सेवर्ट लॉ से ड्राइव किया था, आपको याद होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बॉयट एंड सेवर्ट लॉ से हमने इसको ड्राइव किया था। इस फॉर्मूले से हम बी मालूम कर लेंगे ए पॉइंट पर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, मल्टीप्लाई बाय करंट हमारे पास है 6.5 डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज रहने देते हैं, और आर की वैल्यू हम लिख देंगे 0.1। पाई हमने वैल्यू नहीं डाली क्योंकि पाई हम काट देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये पाई से पाई कट गया और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास क्या बचता है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है 0.1। अब ये तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जी। हमारे पास 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से,
और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है जी, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 130 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। उसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, इसको ए पार्ट कह लेते हैं हम। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। हमसे कहा गया था एक कंडक्टर है जिसमें से 6.5 एम्पियर का करंट गुजर रहा है, उस कंडक्टर से 0.1 मीटर फासले पर आपको बी मालूम कर लीजिए। तो वो आपने बी मालूम कर लीजिए, ये आ गया। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है जी? अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है जी, इसमें से करंट गुजर रहा था और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ठीक है जी, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ए पॉइंट लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने मालूम कर लिया। अब आपसे क्या कहते हैं अगले पार्ट में? अगले पार्ट में अब मैं यहां से पढ़ लूँ जी, हेंस कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर at a distance of 0.1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट। आपको मालूम करनी है कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर, एक मीटर पर क्या फोर्स लगेगी ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। बिल्कुल एक इसी जैसा एक पैरेलल कंडक्टर है, यानी उसका एरिया वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1, यानी उसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करी थी। ठीक है, यानी इस ए पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करी ना, देख लें डिस्टेंस क्या है, आपने 0.1 मीटर उसी पर आपने मालूम किया था, उसी पर आपके पास एक पैरेलल कंडक्टर रखा हुआ है। और पैरेलल का मतलब क्या होगा जी? अगर आपके पास ये कंडक्टर यूं रखा हुआ है तब आप इस ए पॉइंट पर भी अगला कंडक्टर ऐसे रखेंगे। तो ये देख लें जी, उसी पॉइंट पर, यानी अब हमने उसी डिस्टेंस कितना है 0.1। ठीक है जी, हमने एक पैरेलल कंडक्टर रख दिया, उस कंडक्टर पे से करंट गुजर रहा है 3 एम्पियर का, हमें उस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स बतानी है। ठीक है, तो कैलकुलेट फोर्स पर मीटर का मतलब होगा हम लेंथ 1 मीटर ले लेंगे, पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, यानी इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 1 मीटर हो जाएगी। हमें इस कंडक्टर पर फोर्स मालूम करनी है जो उसी ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इसमें से 3 एम्पियर करंट गुजर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई? कैलकुलेट फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर कंडक्टर पैरेलल सिमिलर कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 फ्रॉम द फर्स्ट कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। चलेगी, तो ये हमारे पास पहला वाला कंडक्टर था। ये अब हमने एक और कंडक्टर रखेंगे जी, ये हमने उसी पॉइंट पर एक और कंडक्टर रख दिया। ठीक है ना, मैंने कहा था ना 0.1 फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर, तो ये हमने ए पॉइंट पर जो मालूम किया है ये 0.1 मीटर ही तो था, तो हमने यहीं पर हमने रख दिया कंडक्टर। अब इस कंडक्टर पर कितनी फोर्स लग रही होगी ये मालूम करना है। तो अब इस कंडक्टर में से करंट कितना गुजर रहा है जी? 3 एम्पियर। जिस पॉइंट पर ये रखा हुआ है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी? ए पॉइंट पर रखा हुआ है, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली थी, 130 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जबकि लेंथ कितनी है जी? पर मीटर का मतलब 1 मीटर हम इसकी लेंथ ले लेंगे, और पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा 90। थीटा जो है वो 90, क्यों? क्योंकि देखिए थीटा होता है करंट की, या लेंथ जो होता है, या करंट कह लें आप, ये करंट है जी, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और बी की डायरेक्शन। अब ये ए पॉइंट पर बी जो है वो ऐसे टेंजेंट की सूरत में निकल रही होगी, और टेंजेंट यानी कि इस बी और इस आई के दरमियान एंगल 90 का होगा। ठीक है जी, आपके पास राइट हैंड रूल याद होगा आपको, अंगूठे की डायरेक्शन में आपका करंट होता है, कंडक्टर होता है, और उंगलियों की डायरेक्शन में आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी 90 का एंगल, तो इसलिए हमने 90 लिख दिया। चले जी, अब हमें फोर्स मालूम करनी है जी, इस कंडक्टर पे एफ मालूम करना है। हमें पता है जी, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर रखा हुआ होता है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। वैल्यूज डालते हैं जी, बी हमारे पास ए पॉइंट पर बी की वैल्यू है 130 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। करंट कितना गुजर रहा है जी? 3 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है। लेंथ कितनी है जी? 1 मीटर लेंथ है।
और साइन 90, साइन 91 होता है, 1 बेकार है जी। इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 न्यूटन। ये हमारे पास जो है उस कंडक्टर पर फोर्स लग रही होगी। तो ये आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। मुश्किल नहीं था, बस इसका डेटा अगर आप बना लें, इसकी लॉजिक को समझ लें तो फिर ये इजी होता है। ठीक है जी, 3 न्यूमेरिकल हो गए। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल पर आते हैं जी। दैट इज अवर फोर्थ न्यूमेरिकल। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी, बहुत ज्यादा ही छोटा लिखा हुआ है। चले, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। अगर हम मैग्नीट्यूड के आगे यूनिट देख के उसको डिटरमाइन कर लें कि वो कौन सी क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था, आप मैग्नीट्यूड के साथ जो नंबर लिखा होता है उसके साथ यूनिट देंगे और लिख के क्या है जी। अगर हम लॉजिक पे पढ़ना चाहें, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि है क्या, कह क्या रहे, लेकिन बगैर उसके भी इजीली हो जाता है। जरा ट्राई करते हैं। देखिए जी, ये लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ है ये कंडक्टर की। एल यानी कि लेंथ कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना होगा हमें। ठीक है जी, अगली क्वांटिटी हमारे पास है ये 0.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये बी हो गया। बी कितना है हमारे पास, 0.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगली क्वांटिटी हमें लिखा हुआ है जी ये 3 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी, वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। और ओम जो होता है 1.6 ओम, ये रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस कितना है, 1.6 ओम। फाइंड क्या करना है जी, फाइंड फोर्स। फोर्स आपको पता करनी है। कितना आराम से डेटा बना दिया मैंने, सिर्फ यूनिट देख के। यूनिट आर द की। यूनिट देख के आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी क्वांटिटी है, क्या है जी। और उसके बाद फिर सोचें जी क्या फॉर्मूला लगेगा। अब देखो ना, फोर्स मालूम करना है, आपके पास एल है, बी है और आर, एक कंडक्टर की बात हो रही है। लेंथ दी हुई है ना आपको एक वायर की, इसका मतलब है कंडक्टर है ये। अब कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है वो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा है, बी आई एल साइन थीटा। अब बी भी है हमारे पास, एल भी है, आई नहीं है। आई मतलब करंट नहीं है, लेकिन ओम्स लॉ से हम इन दोनों की मदद से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, हो गया सॉल्व। ठीक है जी, तो ये जरा न्यूमेरिकल इजी होता है अगर हम इस तरह समझ लें तो। चले आगे बढ़ते हैं। वैसे न्यूमेरिकल देखते हैं क्या। एक स्ट्रेट मेटल रॉड है 50 सेंटीमीटर लंबी। आपने उसको जो है पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स पर रखा हुआ है, यानी ऐसे दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स हैं, आपने उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ ना पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, ये लिखा हुआ पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। तो ये हो गई जी पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, ये वाली और ये वाली। आपने उसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, एक मेटल रॉड रखी हुई है, जो कि मेटल मतलब कंडक्टर हो गया ये। इसकी लेंथ आपको दी हुई है 50 सेंटीमीटर। इट मूव एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इट मूव राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर सपोज कर ले जी, हम यूं ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है और ये मूव कर रहा है ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ना राइट एंगल, नीचे और लेफ्ट। तो कह रहे हैं इट मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे ये राइट एंगल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द रेल्स आर ज्वाइंट टू द बैटरी। आपने इस रेल को जो है वो बैटरी से भी कनेक्ट किया हुआ है। ये लें जी, बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया हमने इसको। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और एक सीरीज के अंदर आपने रेसिस्टेंस भी लगाया हुआ है। तो ये आपने एक रेसिस्टेंस लगाया हुआ है जी आर सीरीज के अंदर। ये जी कंडक्टिंग रेल्स, आपने उसको जो है वो एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, उसके बाद एक सीरीज के अंदर आपने रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, दोनों की वैल्यूज आपको दी है। और आपके पास ये कंडक्टिंग रेल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेगा। अब आप जाहिर बात है मूव करोगे, इसमें से करंट गुजरेगा, जाहिर बात है ना, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। बैटरी आपने लगाई हुई है, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। जब करंट गुजरना शुरू हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। वो फोर्स आपको मालूम करनी है। अब फोर्स एक कंडक्टर पे जो लगती है वो है जी बी आई एल साइन थीटा। आई हमारे पास नहीं है, लेकिन आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। लिहाजा आई की जगह हम वी अपॉन आर डाल देते हैं, वी अपॉन आर एल साइन थीटा। अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज मौजूद है। बी हमारे पास है 0.72 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 3
मल्टीप्लाई बाय लेंथ है जी 50, लेकिन इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे पहले मीटर में लाने के लिए, और ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो लेंथ हो गया हमारे पास 0.5 साइन 90। साइन 90 1 होता है, 1 आपके लिए बेकार होगा, तो बस अब इन तीन क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 0.72 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और सॉरी डिवाइड बाय आर भी तो है। रेसिस्टेंस कितना है जी 1.6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करते हैं इसको 1.6 से, तो आंसर आएगा 0.675। तो फोर्स कितनी लग रही है जी 0.675 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया, इजी न्यूमेरिकल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, चौथा सवाल हो गया हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड अ टोरॉइड। एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने दो एप्लीकेशन पढ़ी थी, सोलेनॉइड और टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? ऐसा एक सर्कुलर आयरन कोर होता है जिसपे हमने ऐसे कॉपर की क्वाइलिंग की हुई होती है, ऐसे कॉपर की क्वाइलिंग की हुई होती है, इसको हम कहते हैं टोरॉइड। और एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने इसके इनसाइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्या था जी? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट तो वही है जी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। एन से मुराद होता है आपके स्टोरॉइड में कितनी टर्न्स मौजूद हैं, कितनी क्वाइलिंग है। आई से मुराद है कितना करंट गुजर रहा होता है। आर से मुराद होता है इसका रेडियस। ये एम्पेयर्स लॉ से हमने ड्राइव किया था, उसका फॉर्मूला, उसका न्यूमेरिकल। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड अ टोरॉइड अ फील्ड ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपने टोरॉइड के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। तो आपको टोरॉइड के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है। द टोरॉइड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे पास है 300। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो बताएं इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना करंट इस टोरॉइड में से गुजारना होगा। पहले यहां तक की बात कर लेते हैं। तो पहले यहां तक का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक के न्यूमेरिकल में कह रहे हैं जी हमारे पास एक टोरॉइड है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसमें 300 टन्स मौजूद है। हम इस टोरॉइड में 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के फील्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमें यह बताना है कि इस टोरॉइड में इस फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें इसमें से कितना करंट पास आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये फील्ड तो बहुत ज्यादा ही लग रही है, -3 होगा। ठीक है, इसको आप -3 कर दिएगा, -3 होगा। +3 का मतलब है बहुत सारा करंट गुजारना पड़ जाएगा भाई, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, यानी 2000 बहुत बढ़ रही है, तो माइनस हो गई है। तो हमारे पास क्या है जी? हमारे पास एक टोरॉइड है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.15 मीटर। और इस टोरॉइड में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 300। हम जो मैग्नेटिक फील्ड इस टोरॉइड में क्रिएट करना चाह रहे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें बताना है इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए टोरॉइड में से कितना करंट पास आउट करना पड़ेगा। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, चाहे तो डेटा में लिख दें। तो पहले यहां तक इसका करंट मालूम करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। पहले वैल्यूज डाल देते हैं जी, यहाँ वैल्यूज डाल रहा हूं मैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इक्वल टू, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 300, आई हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई को एज इट इज लिख देंगे ताकि कैंसिल हो जाए। आर की वैल्यू हमारे पास है 0.15, ये हमने वैल्यूज डाल दी।
अब ये हमारे पास ये कट गया जी, ऊपर 2 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। लेफ्ट साइड को भी एज इट इज लिख देंगे जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। राइट साइड पर जो है अब हमारे पास 2 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 600। 600 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 0.15, ये हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा ये? 4000। 4000 मल्टीप्लाई बाय आई। अब इस 4000 को दूसरी साइड पे ले जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4000 इक्वल्स टू आई। अब ये वैल्यू तो जरा डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगी, तो जरा 4000 को साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, नीचे हम कर देते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चार यहाँ पॉइंट है ना, 1 2 3, ठीक है। 10 की पावर 3 इक्वल्स टू आई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 10 की पावर +3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -6। आई इक्वल्स टू, अब ये है जी 1/2, इसको आप डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 एम्पियर। ये करंट पास आउट होगा। ठीक है जी, ये 1 और 2 है ना, 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया 0.5, ये +3 था, ऊपर जाके -3, -3 -6 हो जाता है। तो कितना करंट हमें इसमें से गुजारना पड़ेगा जी? तकरीबन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर ये +3 अगर मैं करता, अगर मैं इसको +3 करूंगा तो यहाँ +3 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू +3 कट जाएगा, तो फिर डायरेक्ट 0.5 आंसर आएगा। ठीक है जी, वैसे सॉल्व वैसे होगा। अब वो वैल्यूज पे मुझे कंफ्यूजन आ रही है कि ये -3 लिखा हुआ है कि +3, वो देख लीजिएगा, बुक में, बुक का सवाल है ये, तो बुक से देख लीजिएगा क्या है जी। अगर बता दिया मैंने, अगर यहाँ +3 होगा तो ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कट जाएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट भी है। हाँ, इफ, तो अब ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं जरा इसको मिटा दूं, जो हमने सॉल्व कर लिया उसको तो हटा देते हैं हम। ये अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे जी, यहां से। इफ टोरॉइड इज बॉन्ड ऑन एन आयरन कोर ऑफ परमेबिलिटी 300 टाइम्स, इफ टोरॉइड, अभी इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इफ टोरॉइड इज बॉन्ड ऑन एन आयरन कोर ऑफ परमेबिलिटी 300 टाइम्स परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर आपने इसी टोरॉइड को अगर आपने एक ऐसे आयरन कोर के साथ बाउंड किया हुआ है, आपने ऐसा आयरन कोर यूज किया हुआ है जिसकी म्यू नॉट जो है ना, म्यू नॉट वो कितनी है जी? अब म्यू नॉट बार कह लें इसको आप, 300 टाइम्स, 300 गुना है जी किसकी? म्यू नॉट ऑफ फ्री स्पेस, ये लिखा हुआ है। उस आयरन कोर की जो परमेबिलिटी है वो 300 टाइम्स है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये हो गई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 300 गुना, या व्हाट इंक्रीज बी विल अकर फॉर द सेम करंट। अब आपको बताना है कि अब अगर हम सेम करंट गुजारें तो फिर बी में कितना इंक्रीज होगा, कितना इजाफा होगा। ठीक है जी, चलिए अभी बी पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। अब हमारे पास जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट बार कहेंगे अब उसको, वो है जी 300 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो अब जो बी की वैल्यू होगी उसका बी बार कहेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बार एन आई डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है जी, बी बार इक्वल्स टू, इस म्यू नॉट की जगह 300 ये वैल्यू डाल दें, 300 म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2πr। और ये जो सारा वेरिएबल है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2πr, ये जो सारा वेरिएबल आ रहा है, ये हमारे पास जो है हवा अगर होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, उस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी 300 का इजाफा हो जाएगा। ये आपके पास दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये तो बस आपका एक थ्योरेटिकल बेसिस टाइप का है। ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, ये जी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं और फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ले,
अब प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड, एक प्रोटॉन को आप एक्सेलरेट कर रहे हैं जी बाय पोटेंशियल ऑफ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 वोल्ट। आप एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं जी इस पोटेंशियल डिफरेंस से, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है जी, एक प्रोटॉन है अपनी नॉर्मल स्पीड से भाग रहा था, आपने इस पोटेंशियल की मदद से उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसकी स्पीड बढ़ा दी। इट देन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब वो स्पीड में भागता हुआ प्रोटॉन जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दी हुई है जी 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बी हो गया जी हमारे पास, बी कितना है जी 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर एक पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, जब वो एंटर होता है और मूव करता हुआ है तो फिर उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगती है जी, और उसका पाथ सर्क्यूलर हो जाता है। तो एक प्रोटॉन है, आपने उसको पहले 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, और उसके बाद आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 45 डिग्री। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड में उसको एंटर किया तो 45 डिग्री एंगल के साथ एंटर किया, यानी यूं कह लो आप कि यूं मैग्नेटिक फील्ड है, ये है जी बी, ये है जी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने उसको 45 डिग्री का मतलब हो गया तकरीबन ऐसे एंटर किया, ये हो गया जी 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल जो है वो है 45 डिग्री का विद द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब हमने तो ये टॉपिक पढ़ा है कि अगर एक मूविंग पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, आर इस क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आपके पास सवाल है। अच्छा जी, अब रेडियस का फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था इसी चैप्टर के अंदर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता है एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब ये एम से मुराद होता है मास ऑफ प्रोटॉन। एम से मुराद क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। और 1000 बार कहा है आपको मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होनी चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद होना चाहिए जी 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27, 10 की पावर -27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। इलेक्ट्रॉन होता तो -31 होता। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो मैं यहाँ -31 लिख देता। अच्छा, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो सॉरी प्रोटॉन का चार्ज, वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, एक मिनट रुके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज और मास आपको याद होना चाहिए। चार्ज दोनों का सेम होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, बस मास में फर्क है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटॉन का है, देख ले जी ये लिखा हुआ प्रोटॉन, लिहाजा मैंने प्रोटॉन के मास और चार्ज लिखा है। तो चले जी, हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास एक प्रोटॉन था जिसको पहले एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस से, उसके बाद उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री एंगल के साथ एंटर किया। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें बताना है। सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला ये होता है जी, इसकी सारी क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद है, एम भी है, क्यू भी है। क्यू मतलब ये चार्ज जो है ये क्यू ही होता है। बी भी हमारे पास है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, बट ये वेलोसिटी है जी। वेलोसिटी हमें पहले मालूम करनी पड़ेगी, लिहाजा पहले हम वेलोसिटी मालूम करेंगे जी सबसे पहले, फॉर वेलोसिटी। अब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूले यूज करके हम वेलोसिटी निकालेंगे। जे थॉमसन का जो चार्ज टू मास रेशियो वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला, √2 EV अपॉन बी, सॉरी EV अपॉन एम। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला था। ई से मुराद चार्ज है, वी से मुराद है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी जो है ना ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एम से मुराद मास। चलिए जी वैल्यूज डालते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू हमारे पास है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया था 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5।
6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन है, वो तो होता है कितना 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। पहले इसको सॉल्व करेंगे, आखिर में उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर की दोनों क्वांटिटीज, तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, आंसर आएगा 19.2, और उसको हम डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू यानी 1.67 से, आंसर आएगा 11.49। 11.49। ये तो मैंने ये सॉल्व कर लिया, ये और ये। अब बची 10 की पावर्स, तो 10 की पावर लिख लेते हैं जी पहले एक साथ। एक है आपके पास ऊपर -19 +5, नीचे का -27, जब ऊपर आएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। ये सब अभी अंडर रूट में है। (11.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करें, 27 में आप 5 को ऐड कर दें जी, 32 हो जाएगा। 32 में से आप 19 को माइनस कर दें, तो 32 में से आप 19 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 13। ये हो जाएगी जी 13। अब 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करके इसको 12 कर देंगे। ठीक है जी, अभी एक पॉइंट यहाँ है ना, ठीक है, इसमें से आप एक 10 निकालें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 13 है ना, 10 की पावर 13 मतलब 10 है हमारे पास, 13 है हमारे पास 10। हम एक निकाल लेते हैं, एक निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 12। अब वो जो एक 10 आया, ये जो 10 आया निकाला, वो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 11.4.9। ठीक है जी, तो मैंने 10 की पावर 13 में से एक 10 निकाला और 11.49 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट निकल सकते हैं जी दोनों वैल्यूज के। तो पहले हम निकालेंगे 11, वो स्क्वायर रूट निकालेंगे 114.9 का, वो आएगा 10.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, पावर हाफ कर दें जी 10 की पावर 6। ये है जी उस प्रोटॉन की वेलोसिटी। अब आपके पास वेलोसिटी आ गई है जी, अब आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला था mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है जी, m हमारे पास है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। वेलोसिटी हमारे पास है 10.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। साइन 45 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्यू हमारे पास यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, जबकि बी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी हमें जरा, 0.3। 0.3। अच्छा जी, साइन 45 सबसे पहले देख लेते हैं जी। साइन 45 हमारे पास होता है जी 0.707। ठीक है जी, तो 0.707 जो कि साइन 45 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इससे 10.71, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1.67, ये हो जाएगा 12.64। नीचे की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसको और इसको, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये हो जाएगा नीचे 0.48, और इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 1.67 डिवाइडेड बाय 0.48, 26.39। अब 10 की पावर देख लेते हैं जी। 10 की पावर ऊपर है -27 +6 -19, इसको आप सेल्फ कर लें जी। ये माइनस माइनस दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 27 में 19 आप ऐड करें -46, इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे, प्लस -40 आंसर आएगा। सॉरी ये माइनस है ना, सॉरी इधर आके प्लस हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाता है, 25 में से 27 निकालें -2। ये रेडियस आ गया जी, ये आंसर हो गया। 1 मिनट से कम रहता है, क्लास कभी भी ड्रॉप हो जाएगी। चेक कर लिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ये आंसर हो गया आपका।